अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास केमिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो इस चैप्टर के अंदर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखना है और उसके बाद फेज चेंजेस जो हैं इनके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। लेकिन इस लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री क्या होती है और उसके बाद जो केमिस्ट्री है इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं। ये चीज़ें हम इस लेक्चर में देख लेंगे और बाकी जो हमारे टॉपिक्स होंगे ये फिर हम इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे हमारे पास इस लेक्चर का पहला टॉपिक है सेक्शन 1.1 व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है, उसके बाद हम केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस भी देख लेंगे। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इसके स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ब्रांच है ये। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो ब्रांच होती है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, जो कि अशिया की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और उनका जो स्ट्रक्चर है उसके साथ डील करती है। ठीक है, यानी कि उसको स्टडी करती है। किस चीज़ को स्टडी करती है? सब्सटेंसेस कहते हैं अशिया को। ये अशिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं उनको ये स्टडी करती है केमिस्ट्री। उनकी कंपोजिशन को स्टडी करती है, यानी कि जो अशिया है ये किन किन चीज़ों से मिल के बनी हुई हैं, इसको हम कंपोजिशन कहते हैं, तरकीब उनकी। और उसके बाद उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका ढांचा है, ठीक किस तरह से वो बनी हुई है, क्या उनका स्ट्रक्चर है और उनके जो पार्ट्स हैं किस तरह से आपस में मिले हुए हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं ये किस तरह से मिलके बने हुए हैं या किस तरह से मिलके उस चीज़ को बनाते हैं। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको जब हम स्टडी करते हैं तो फिर इनको हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। और उसके बाद ये मैटर के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हैं उनके साथ भी डील करती है। ठीक है, मैटर का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो कोई ना कोई जगह घेरे, ठीक है, उसको मैटर कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के चेंजेस आए हैं, एक है हमारे पास फिजिकल और दूसरा हमारे पास है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो ये ऐसी चेंजेस होती हैं, ये ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जिनके अंदर किसी चीज़ की जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है वो चेंज हो जाती है लेकिन वो चीज़ चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पानी को जमा देना है, अगर पानी बर्फ़ बन जाए तो उसके बाद उसके अंदर ये फिजिकल चेंज है। बर्फ़ से अगर आप पानी बना लें तो ये भी फिजिकल चेंज है, पानी ही रहना है। अगर वो बर्फ़ बन जाए तो फिर भी पानी है, अगर वो पानी है तो फिर भी उसकी जो तरकीब है वो चेंज नहीं हो रही, नई सब्सटेंस नहीं बन रही, सब्सटेंस वही है। लेकिन अगर आप अंडे को उबाल दें तो वो अंडा जो है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर जो तब्दीली है वो परमानेंट हो जाती है, उसको फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये आपके पास जो तब्दीली होती है जिनमें रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता, आप वापस पहले वाली हालत में नहीं आ सकते, इनको आप कहते हैं केमिकल चेंजेस। और ऐसी चेंजेस जिनके अंदर आप वापस आ सकते हैं पहली हालत के अंदर, उसको कहते हैं फिजिकल चेंजेस। तो दो तरह की जो चेंजेस हैं इनके साथ ये डील करती है इन मैटर के अंदर, एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स। और उसके बाद वो लॉज और वो प्रिंसिपल्स, वो कानून और वो असूल विच गवर्न दीज चेंजेस, जिनकी हेल्प से ये तब्दीलियाँ होती हैं, जिनको फॉलो करके ये तब्दीलियाँ होती हैं, उन कवानीन और उन असूलों को भी केमिस्ट्री स्टडी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो केमिस्ट्री है ये बेसिकली स्टडी करती है अशिया की जो खसूसियात होती हैं, उनकी जो तरकीब है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई हैं और उसके बाद उनका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद ये फिज़िकल और केमिकल चेंजेस को स्टडी करती है केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री उन कवानीन और उन असूलों को स्टडी करती है जिनकी बेस के ऊपर ये जो चेंजेस हैं ये होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन को डिटरमिन करना, कंपोजिशन को जानना या कंपोजिशन का पता चलाना, इसका क्या मतलब? रिप्रेजेंट्स, ये जाहिर करते हैं फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन ए सैम्पल ऑफ मैटर। मैटर का आपके पास अगर एक सैम्पल है, ठीक है, उसका एक नमूना है, तो उसके अंदर आप ये देखते हैं कि कितनी परसेंटेज मौजूद है किसी भी एलिमेंट की या फिर किसी भी कंपाउंड की। तो इस चीज़ को जब आप जाहिर करते हैं कि किसी भी मैटर के सैंपल के अंदर कोई एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड कितनी मिकदार में मौजूद है, इस चीज़ को आप कहते हैं कंपोजिशन जाहिर करना। ठीक है, ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या हैं ये फिर इंशाल्लाह आगे आ जाएगा, वहाँ पे इसको हम डिटेल में देख लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स, अब जो मैटर का स्ट्रक्चर है उसका क्या मतलब है वो भी यहाँ पे आ गया। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर, मैटर के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनकी तरतीब क्या है, ठीक है, किस तरह से वो मिलके बने हुए हैं जिसकी हेल्प से हमारा ये मैटर बन रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मे बी ब्राट अबाउट, अभी दोनों आपके पास तब्दीलियाँ हैं, फिजिकल और केमिकल तब्दीलियाँ,
मे बी ब्राट अबाउट, आप ये तब्दीलियाँ कर सकते हैं बाई अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके या उसको खारिज करके, ठीक है, एनर्जी को जज़ब करके या एनर्जी को खारिज करके, ये जो तब्दीलियाँ हैं फिज़िकल और केमिकल चेंजेस ये हो सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का। यहाँ पे हमने ये देखा कि केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, किन चीज़ों के साथ केमिस्ट्री डील करती है। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है। यहाँ पे सबसे पहले इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन गिवन, इसको देखते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे जो ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की वो कौन कौन सी हैं। टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, अब जो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा फैला हुआ पेचीदा मजमून है, इसको समझने के लिए एंड टू कंसनट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, और इसके जो मखसूस पहलू हैं इनके ऊपर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। अब जो केमिस्ट्री है इसको मुख्तलिफ अक़साम की जो शाखें हैं उनमें तकसीम किया गया है, ठीक है। दीज ब्रांचेज हैव डिस्टिंक्ट एरियाज़ ऑफ स्टडी, अब ये जो ब्रांचेज़ हैं ये जो शाखें हैं इनके अंदर पढ़ाई के मखसूस एरियाज़ मौजूद हैं, ठीक है। क्यों मौजूद हैं एरियाज़? फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन, ताकि साइंसदान इनके ऊपर फोकस कर सकें, एंड टू अचीव ब्रेक थ्रूज़, और ताकि इन एरियाज़ के ज़रिए ब्रेक थ्रूज़ हासिल किए जाएँ, अचानक कामयाबी हासिल की जाए, इनको ब्रेक थ्रूज़ कहते हैं, एंड एडवांसमेंट्स, और उसके बाद तरक्कियाँ की जाएँ इन एरियाज़ की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री है इसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं, इनको हम देखते हैं। पहली हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स, ये ब्रांच ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करती है, इस चीज़ को स्टडी करती है कि जो सब्सटेंसेस हैं, कि जो अशिया हैं ये किस तरह से एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर बिहेव करती हैं, ठीक है। एटॉमिक लेवल का मतलब ये कि एटम किस तरह से बिहेव करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, जो एटम्स हैं ये मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं। It provides clear explanation as to how fundamental physical laws governing our world cause atoms and molecules to show specific characteristic and in turn react to give huge structures related to life। अब ये जो आपके पास ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री, ये करती क्या? इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, अब ये वाज़े तौर पे वजाहत करती है एज़ टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर वर्ल्ड काजेज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, के जो फंडामेंटल फिजिकल लॉज हैं जो कि हमारी दुनिया को गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो किस तरह से वजह बनते हैं, काज करते हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो ख़ास तरह की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक या मखसूस खसूसियात को ज़ाहिर करें। एंड इन टर्न, और इसके बदले में या जब ये लॉज इनके ऊपर अप्लाई होते हैं तो इनके बदले में ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ, ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं किस तरह से ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शंस, अब जो फिज़िकल केमिस्ट्री है इसकी हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पेश गोई कर सकते हैं, पहले से आप ये जान सकते हैं, एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शंस, और उसके बाद जो रिएक्शंस हैं यानी कि जो एटम्स हैं ये जब मिलते हैं तो इसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन की जो रफ्तार है उसका रेट है, ठीक है, रेट का मतलब है रफ्तार, उसका जो रेट है रिएक्शन का उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड थस ऑप्टिमाइज दी कंडीशंस, और जो कंडीशंस हैं उनको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो हमारी मतलूबा रफ्तार के ऊपर हो। टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, और जो सनती सतह है या सनती स्केल है उसके ऊपर हम जो रिएक्शंस हैं उनको कैरी आउट कर सकें, उनको हम वहाँ पे जारी रख सकें, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल ये होता है कि सनती सतह के ऊपर किसी फैक्ट्री वगैरह के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उस रिएक्शन की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हम कंडीशंस को ढाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है दूसरी ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, अब ये किस चीज़ की स्टडी है? सिंथेसिस की तैयारी, इसमें हम पढ़ते हैं तैयारी किस तरह से तैयार करना है, कंपोजिशन कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये उन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोजिशन है, सिंथेसिस, इसको स्टडी करते हैं कौन से हैं, दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन, जिनके अंदर बहुत थोड़ी या फिर कार्बन मौजूद ही नहीं होती, ठीक है, या फिर बहुत थोड़ी कार्बन होती है या कार्बन मौजूद नहीं होती। इस तरह के जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं इनकी तैयारी, इनकी जो कंपोजिशन है यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, प्रॉपर्टीज़ और जो स्ट्रक्चर है इसको स्टडी करना हम कहते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, अब एक जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये किस किस चीज़ से मिल के बन सकती है,
कंपोज्ड ऑफ का मतलब यह है कि इन चीज़ों से मिलके बन सकती है। मेटल्स इसमें हो सकती हैं, नॉन मेटल्स हो सकती हैं, और ए मिक्सचर ऑफ दीज, या फिर ये मिल के भी उसके अंदर हो सकती हैं, इनका मिक्सचर भी हो सकता है। साल्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर, एसिड्स हो सकते हैं और बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। अब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इनको हम फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, खाद के तौर पे, मेडिसिन्स दवाई के तौर पे, कैटलिस्ट्स यानी कि रिएक्शन को जो तेज़ करते हैं अवामिल, या जो चीज़ें किसी रिएक्शन को तेज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पिगमेंट्स के तौर पे, पिगमेंट्स ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो कि कलर हमें देती हैं, उनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। कोटिंग्स एंड मच मोर, बहुत सारे इनके जो इस्तेमालात हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देखे जिनके अंदर बहुत थोड़ी कार्बन थी या फिर कार्बन नहीं थी। अब यहाँ पे कार्बन मौजूद होगी, ठीक है, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे कार्बन होगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स। अब देखें, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि डील करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होती है। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनसे मिल के और उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो उनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स और उनसे निकलने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी हेल्प से बनते हैं, इसको हम उनके डेरिवेटिव्स कहते हैं। उनसे यानी कि वो डिराइव होते हैं, उनको स्टडी करती है ये। अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स। अब देखें, जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनको ये स्टडी करती है, और किन के अलावा स्टडी करती है, किन को स्टडी नहीं करती। अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स, यानी कि इसके जो सिंपल साल्ट्स हैं उनको स्टडी नहीं करती। लाइक कार्बोनेट्स, जैसे कार्बोनेट्स हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते। बाइकार्बोनेट्स ये भी नहीं आते इसमें। ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, ठीक है। इनके अलावा बाकी जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये वाले हाइड्रोकार्बन्स जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स जो कि उनसे डिराइव होते हैं, इनको स्टडी करती है। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि जो कार्बन इसके कंपाउंड्स होते हैं दो तरह के। एक तो इसके कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, और दूसरे होते हैं सिंपल साल्ट्स। ये तो सिंपल साल्ट्स की बजाय अदर देन, ठीक, अदर देन का मतलब है इसकी बजाय, सिंपल साल्ट्स की बजाय इन चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को, तो इसको फिर आप कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर वी स्टडी द स्ट्रक्चर, हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। फॉर्मेशन, बनावट, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, कंपोजिशन यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद हो। कार्बन कंटेनिंग का मतलब है कार्बन जिनके अंदर मौजूद हो, उनके रिएक्शंस देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं या ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़िंदगी की तमाम अक़साम के अंदर मौजूद हैं या वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम माहौल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के अंदर जितने भी केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना या काम होते हैं, इनकी जो स्टडी है या इनकी जो साइंटिफिक स्टडी है, इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। In this subject, we study the sources, reactions, effects and fates of chemical species in the air. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एयर में, सॉइल में और वाटर इन्वायरमेंट्स जो हैं, पानी के जो माहौल है उनके अंदर हम क्या करते हैं, जो केमिकल स्पीशीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं। जो केमिकल्स मौजूद हैं हमारे पास हवा के अंदर, ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है उसमें, और जो वाटर है पानी में। हवा, मिट्टी और पानी में जो केमिकल्स हैं, केमिकल स्पीशीज़ हैं, केमिकल्स की अक़साम हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उनकी क्या चीज़ें स्टडी करते हैं वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। उनके हम सोर्सेज को स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी कहाँ से वो आती हैं। रिएक्शंस, उनके रिएक्शंस क्या हैं, किस तरह से आपस में केमिकल्स रिएक्ट करते हैं। इफ़ेक्ट्स यानी कि क्या असर डाल रही हैं केमिकल्स। एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज़, और जो केमिकल स्पीशीज़ हैं इनका जो मुस्तकबिल है उसमें ये इनकी क्या किस्मत होगी, इन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। विदाउट दिस, इसके बगैर, इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन होगा, टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स दैट ह्यूमन्स हैव ऑन द इन्वायरमेंट थ्रू द रिलीज़ ऑफ केमिकल्स। अब इसके बगैर ये नामुमकिन होगा ये स्टडी करना, द इफ़ेक्ट्स दैट ह्यूमन्स हैव ऑन द इन्वायरमेंट, के जो इंसान माहौल के ऊपर असर डालते हैं, किस तरह से असर डालते हैं, थ्रू द रिलीज़ ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स हैं इनको रिलीज़ करके, ठीक है, जो केमिकल्स इंसान रिलीज़ करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के नतीजे में, इससे माहौल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या माहौल के ऊपर असर होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसको स्टडी के बगैर ये चीज़ जानना नामुमकिन है।
इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द काजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब ये क्या करती है, आलूदगी के जो काजेज़ हैं, जो आलूदगी की वजह है, इफ़ेक्ट्स जो आलूदगी के असरात हैं, और जो सॉल्यूशंस हैं आलूदगी के या आलूदगी से बचने के जो तरीके हैं उनको समझने में ये हेल्प करती है, मदद देती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये जो आपके पास केमिस्ट्री की ब्रांच है, ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की एनालिसिस करती है। ठीक है, एनालिसिस का मतलब है उनका तज्जिया करती है। तज्जिया करने का मतलब ये है कि तज्जिया, देखें लफ्ज़ किससे निकला है, ज़रा आप समझें। तज्जिया इसके साथ मिलता जुलता एक लफ्ज़ है जुज़्व। जुज़्व कहते हैं हिस्से को। अगर आप किसी भी बड़ी सब्सटेंस के छोटे छोटे हिस्से देखते हैं, ये देखते हैं वो किन किन चीज़ों से मिल के बनी हुई है, तो इस चीज़ का जो तज्जिया करना, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इन्वॉल्व सेपरेशन, इसमें अब क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, चीज़ों को अलग-अलग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन और उनकी आप फिर शनाख्त करते हैं, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, और उसके बाद जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अज्जा होते हैं, उनकी आप कंसंट्रेशन को डिटर्मिन करते हैं। कंसंट्रेशन आप देखते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी मिकदार में कहाँ पे मौजूद है। प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स, जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, जो मादी अशिया होती हैं, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उनके जो अज्जा होते हैं, उनको आप अलग-अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। अच्छा देखें, शुरू से आपको मैं ये बता देता हूँ कि एक आपके पास मटेरियल थिंग है, कोई भी आपके पास चीज़ मौजूद है, आप ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है इस एक चीज़ के अंदर, और वो कितनी कितनी मिकदार में है। तो आप उसको कैसे देखेंगे, आप सबसे पहले उसको सेपरेट करेंगे, उन चीज़ों को अलग करेंगे, उसके अज्जा को। उसके बाद जो अज्जा आपने अलग किए उनको आप पहचानेंगे, उनकी आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन आप कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको डिटर्मिन करेंगे कंसंट्रेशन की, हर जुज़्व जो है, हर उसका जो पार्ट है वो कितनी मिकदार में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इस तरह से आप इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। Nowadays, आजकल द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। आजकल जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ये क्या करती है, जनरली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जदीद किस्म के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो आलात हैं, टू एनालाइज द मैटर, जो मादा है उसका तजिया करने के लिए उसको ये इस्तेमाल करती है। ठीक है, या उसका इस्तेमाल जो है इसमें शामिल है। यानी कि आजकल बड़ी तरक्की हो गई है और मुख्तलिफ़ किस्म के आलात हमारे पास मौजूद हैं जिसकी हेल्प से हम मैटर को एनालाइज़ कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो मैटर हमारे पास मौजूद है, सैम्पल मैटर का, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ मौजूद है और कितनी मिकदार में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारी 6th ब्रांच, बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ, जिसके अंदर हम ज़िंदगी को समझते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। जो केमिकल प्रोसेस है उसके ज़रिए हम लाइफ को समझते हैं, यानी केमिकल्स की हेल्प से हम लाइफ को समझते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। अब ये बायोकेमिस्ट्री है क्या, ये केमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी है, एंड वाइटल प्रोसेसेस, और जो अहम काम है उनकी स्टडी है, अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि जानदारों के जिस्म में हो रहे होते हैं। ठीक है, जो जानदार हैं इनके जिस्म में बहुत सारी जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो मौजूद होती हैं और बहुत सारे अहम काम भी यहाँ पे हो रहे होते हैं। ठीक है, जिनमें केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को स्टडी करना, इन केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करना, इन रिएक्शंस को स्टडी करना, ये सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री में आता है, जो कि इंसानों या फिर जानवरों या फिर पौधों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हो रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट्स। अब जो बायोकेमिस्ट्री है ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर, यानी किस तरह से वो बने हुए हैं, एंड फंक्शन, और किस तरह से वो काम करते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। कौन से मॉलिक्यूल्स, सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये वो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जानदारों के जिस्म में पाए जाए, जानदारों को जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्योंकि जानदारों से रिलेटेड है, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करना ये आता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा देखें, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना बायोकेमिस्ट्री, तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है इन दोनों का ये आपस में मिल के काम करना, जो इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्टडी करना जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं। इट डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, ये ताबकारी के साथ डील करती है, यानी किस तरह से रेडिएशंस निकलती हैं उनके साथ ये डील करती है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको देखना।
एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन दी न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, और एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उनके अंदर जो तब्दीली होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको देखना, ये इसके साथ डील करती है, ठीक है, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अब जो न्यूक्लियाई है ये असल में न्यूक्लियस की जमा है, एक हो तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं, एक से ज़्यादा हो तो उनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अब जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इसकी एप्लीकेशंस आ रही हैं, कहाँ कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम एग्रीकल्चर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ज़राअत में अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम मेडिसिन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर एंड रिसर्च, और इसको हम रिसर्च में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारी 8th ब्रांच पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब जो पॉलीमर्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर ए सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की सीरीज़ होती हैं वो आपस में लिंक होती हैं, तो उसके बाद ये पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द प्रॉपर्टीज़। अब जो पॉलीमर केमिस्ट्री है किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर एंड सिंथेसिस, तैयारी के ऊपर, किस तरह से इन चीज़ों को हमने तैयार करना है, ऑफ पॉलीमर्स की, ठीक है। पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ ये देखती है पॉलीमर केमिस्ट्री, उनका स्ट्रक्चर देखती है और उनकी जो तैयारी है उनके तरीके देखती है। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में ये स्टडी करते हैं, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैनी मटेरियल्स प्रेजेंट इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के अंदर बहुत सारे जो मटेरियल्स मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। ये सारे प्रोटीन, सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, ये कुदरती तौर पे पाए जाने वाले पॉलीमर्स हैं, ठीक है। एग्जांपल्स भी आ गए हमारे पास पॉलीमर्स की। सबसे पहले हमारे पास पॉलीमर की डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप डिफाइन करें कि पॉलीमर क्या होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पॉलीमर की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पॉलीमर के एग्जांपल्स भी आ गए, ठीक है। यहाँ तक डेफिनेशन और यहाँ से यहाँ तक इसकी एग्जांपल्स आ गए पॉलीमर्स की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9th ब्रांच है जियो केमिस्ट्री, ठीक है। जियो जहाँ भी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये ज़मीन से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जो ज़मीन है इसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना, एंड इट्स सोर्सेज, और इसके जो वसाइल हैं, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम हासिल करते हैं उनको स्टडी करना, एंड मिनरल्स, और इसके अंदर जो मादनियात हैं उनको स्टडी करना, इस कॉल्ड जियो केमिस्ट्री, इसको हम जियो केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ज़मीन की जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन के ज़मीन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं, और उसके बाद कौन कौन सी मिनरल्स या मादनियात यहाँ पे मौजूद हैं, इन चीज़ों को स्टडी करना, इसको हम कहते हैं जियो केमिस्ट्री। अपार्ट फ्राम इट्स यूज़ इन मिनरल एक्सप्लोरेशन, जो मादनियात हैं इनको एक्सप्लोर करना है, इनको निकालना, इसके अलावा इसका कौन सा इस्तेमाल है वो आगे लिखा हुआ है। जियो केमिकल मैपिंग टुडे, आजकल जो जियो मैपिंग है, हैज़ एप्लीकेशंस इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, माहौल को मॉनिटर करना या माहौल के ऊपर नज़र रखना, इसके अंदर इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। फॉरेस्ट्री, जंगलात के अंदर भी मौजूद हैं इसकी एप्लीकेशंस, एंड मेडिकल रिसर्च, और उसके बाद जो मेडिकल रिसर्च है उसके अंदर भी इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, वहाँ भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने ये कहा कि जो मिनरल्स हैं उनको दरियाफ्त करने के अलावा जो जियो केमिस्ट्री है इसका एक और भी इस्तेमाल है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है जियो केमिकल मैपिंग, ठीक है। जियो केमिकल मैपिंग का मतलब ये होता है कि हम ये देखें कि ज़मीन के किस हिस्से के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक नक्शा होता है ना, मैप होता है, मैप के अंदर हम क्या देखते हैं कि ज़मीन के किस हिस्से के अंदर कौन सा मुल्क है, कौन सा दरिया है, कौन सा शहर है, ठीक है। ये जो चीज़ें हम देखते हैं इसको मैप्स कहते हैं। ज़मीन के ऊपर जो हम ये चीज़ें देखते हैं मैप्स होते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों की बजाय, इन स्ट्रक्चर्स की बजाय हम केमिकल्स देखने लग जाएं कि ज़मीन के कौन से हिस्से में कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, तो इसको फिर हम जियो केमिकल मैपिंग कहते हैं, ठीक है। अब जो जियो केमिकल मैपिंग है इसकी एप्लीकेशंस बताई हुई हैं माहौल को मॉनिटर करने में, फॉरेस्ट्री में यानी कि जंगलात में, और उसके बाद मेडिकल रिसर्च में इसकी जो है वो एप्लीकेशन मौजूद है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसको हम देख लेते हैं। जियोथर्मल हीट पंप। अब जो जियोथर्मल हीट पंप है ये क्या करता है, यूजेस ए पंप, एक पंप को ये इस्तेमाल करता है टू ट्रांसफ़र अंडरग्राउंड वाटर इनटू द बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द विंटर टू हीट दैम। सर्दियों में ये ज़ेर ज़मीन पानी को बिल्डिंग के अंदर पहुंचाता है ताकि उनको ये गर्म रखे, ठीक है, टू हीट दैम, एंड इन द समर टू कूल दैम, और गर्मियों में ताकि उनको ये ठंडा रखे, ठीक है। पानी वही है जो ज़मीन से आ रहा है, सर्दियों में
ये उनको गर्म कर देता है बिल्डिंग्स को, और गर्मियों में ये बिल्डिंग्स को ठंडा कर देता है, क्योंकि जो ज़मीन के नीचे पानी है उसका तो टेम्परेचर एक ही रहना है। जब बाहर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो बाहर तो सर्दी हो जाएगी, लेकिन नीचे वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर वही है जो कि ऊपर वाले से थोड़ा सा ज़्यादा है। जब ऊपर आता है वो पानी बिल्डिंग्स के अंदर तो बिल्डिंग्स को थोड़ा सा गर्म कर देता है। यही काम जो है वो गर्मियों में भी होता है, फिर उनको ये ठंडा कर देते हैं इसी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारी 10th ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये मेडिसन से मिलता जुलता है, मेडिसिनल। तो यहाँ पे मेडिसन यानी कि दवाइयाँ, और उसके बाद जो केमिस्ट्री है इनका आपस में ताल्लुक होगा। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किस ब्रांच के अंदर, द केमिस्ट ट्राइज टू डिज़ाइन। अब जो केमिस्ट होता है वो क्या करता है, ट्राइज टू डिज़ाइन, वो डिज़ाइन करने की कोशिश करता है, एंड सिंथेसाइज, और बनाने की कोशिश करता है, मेडिसन्स दवाइयाँ और ड्रग्स, विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, इसके अंदर क्या चीज़ शामिल है, डिस्कवरी इसमें शामिल है, चीज़ों को दरियाफ्त करना शामिल है। किस चीज़ को दरियाफ्त करना, जो ड्रग्स हैं इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जो ड्रग्स हैं इनको दरियाफ्त करना। डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब ये है कि ड्रग्स देनी कैसे हैं, इंजेक्शन के ज़रिए देनी है, टैबलेट के ज़रिए देनी है, इस चीज़ को कहता है डिलीवरी। अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि जो ड्रग है, कोई भी दवाई जब आप देंगे किसी इंसान को तो किस तरह से ये जज़ब होगी उसके जिस्म में। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी, जो ड्रग्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, कैसे ये इंसानी जिस्म का हिस्सा बनेगी, जाके मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, कैसे जाके ये हज़म होंगी। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारी लास्ट ब्रांच जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइंस रेकरिंग इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। अब स्पेस के अंदर और इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स और आइंस मौजूद होते हैं उनकी स्टडी जो है इसको हम कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, एक हमारे पास है मॉलिक्यूल्स, एक हमारे पास है आइंस। अब देखें, जो आइंस हैं ये उस वक्त हमें मिलते हैं जब कोई भी एटम कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या फिर हासिल करता है। ठीक है, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले तो उस वक्त हमें जो चीज़ मिलती है एटम से वो आइन होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आया है यहाँ पे स्पेस, और एक हमारे पास आया है इंटरस्टेलर स्पेस। इनका फ़र्क आप इस तरह से वाज़े कर लें आसान अल्फाज में कि जो खला हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद है इसको आप कह लें स्पेस, और वो खला जो कि मुख्तलिफ बड़े बड़े सितारों के दरमियान होती है उसको आप इंटरस्टेलर स्पेस कह सकते हैं। ठीक है, इन दिस डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन के अंदर वी स्टडी दी अबंडेंस, हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, हम बहुतात को स्टडी करते हैं। अबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मिकदार में होना, हम बहुतात को स्टडी करते हैं। एंड रिएक्शंस ऑफ एटम्स, और उसके बाद जो एटम्स हैं इनके हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के जो रिएक्शंस हैं इनको स्टडी करते हैं। एंड आइंस, और उसके बाद जो आइंस हैं इनको हम स्टडी करते हैं। इन दी यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो कायनात है इसमें इसको हम स्टडी करते हैं। एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ विद रेडिएशन, और उसके बाद ये जो हमारे पास अक़साम मौजूद हैं यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस, ये किस तरह से मुख्तलिफ जो रेडिएशंस हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज, इसको भी देख लेते हैं। ए लूनर मिशन हैज़ रिसेंटली ब्रॉट सैम्पल्स फ्राम द मून। एक जो लूनर मिशन है, ऐसा मिशन जो कि चांद के ऊपर गया है उसको हम लूनर मिशन कहते हैं, वो हाल ही में चांद से कुछ सैम्पल्स लेके आया है। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट ऑन इट। ये जो सैंपल आया है चांद से, इसके ऊपर जो नीचे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं ये किए गए। पॉइंट आउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री की आपने ब्रांच बतानी है। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू, जिनसे ये एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमने अब केमिस्ट्री की ब्रांच बतानी है। पहला हमारे पास एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन। जो सैंपल आया है चांद से इसकी जो कंपोजिशन है वो देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो ये साफ ज़ाहिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तजिया कर रहे हैं, अज्जा को देख रहे हैं, तो तजिया जो ब्रांच करती है वो होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, दिस इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद दूसरा आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर है स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स इट कंटेन्स। अब इस सैंपल के अंदर जो जो मटेरियल्स मौजूद हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, तो ये सिंपल सी बात है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री है ये। ठीक है, जो फिज़िकल केमिस्ट्री है यही स्टडी करती है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट है कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो ये आपने यहाँ पे चीज़ें यूज़ की हैं, इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, आपने केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट किए, आप केमिकल रिएक्शंस लेके चले इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स को यूज़ करके। तो यहाँ पे देखिए इनऑर्गेनिक का वर्ड आ गया है, तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे जो केमिस्ट्री की ब्रांच इन्वॉल्व होगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आप इन इनऑर्गेनिक चीज़ों को स्टडी करते हैं। दिस इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो पहला आपके पास जो एक्सपेरिमेंट था
उसके रिज़ल्ट में आपको मिली है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये आपने किया है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट ये आपने किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो असल में होती क्या है, और उसके बाद हमने केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस भी यहाँ पे देख ली हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।